दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी में भारतीय राज्य व्यवस्था में कैबिनेट प्रस्ताव के आधार पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल के विषय में पिछली क्लास में अध्ययन किया था और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विषय में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन पिछली क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी अध्ययन किया है उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फिर उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या होती है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया और भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कब पारित हुई और भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने बताया था कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ और अंतरिम मंत्रिमंडल में कुछ मंत्री थे और उनको कुछ महत्वपूर्ण विभागों को सौंपा गया था। लेकिन भारत को सत्ता पूर्ण रूप से नहीं सौंपी गई थी। सत्ता आधी सत्ता जो है अंग्रेजों के अधीन थी और कुछ विभाग जो है भारतीयों को सौंप दिया गया था। लेकिन अंतरिम मंत्रिमंडल में हम लोग अंग्रेजों के अधीन ही शासन कर रहे थे। कुल मिला के हम लोग भारत पर शासन करना सीख रहे थे। तो अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 को जो है मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी बहुमत से सरकार बनाई और अपने मंत्रियों को वहां पर विभिन्न विभागों को सौंपा। तो अंतरिम मंत्रिमंडल के जो प्रमुख थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम मंत्रिमंडल में भारतीय कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। अर्थात भारत की जो कार्यकारी परिषद होती थी वायसराय की, उसके वो उपाध्यक्ष थे और उन्हें विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल मामले भी क्या किया गया था, सौंपा गया था। और गृह मंत्री या गृह मंत्रालय विभाग तथा सूचना प्रसारण विभाग किसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। अर्थात गृह विभाग किसके हाथ में था, गृह मंत्री कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को सौंपा गया था। रक्षा विभाग किसे सौंपा गया था अंतरिम मंत्रिमंडल में, सरदार बलदेव सिंह को। और शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी को, शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया था, सी राजगोपालाचारी को। रेलवे मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई को। लेकिन ये रेलवे मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में थे। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री या रेलवे विभाग किसके पास था, आसफ अली। आसफ अली को क्या बनाया गया था, रेलवे मंत्री। आसफ अली क्या थे, रेलवे मंत्री। और शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। गृह मंत्री कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण थे। और उसके बाद 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने भी जो है इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिमंडल में भी क्या हो गई, शामिल हो गई। उसमें वित्त मंत्री किसे बनाया गया था, तो वित्त मंत्री बनाया गया था लियाकत अली। वित्त मंत्री किसे बनाया गया था, लियाकत अली को। और क्या कहते हैं, विधि मंत्री किसे बनाया गया था, तो जोगेंद्र नाथ मंडल। विधि मंत्री कौन था, जोगेंद्र नाथ मंडल को क्या बनाया गया था, विधि मंत्री। और इसी प्रकार से जो स्वास्थ्य मंत्री थे गजानतर अली। स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया था, गजानतर अली। वित्त मंत्री आसफ अली। और क्या कहते हैं, आप अगर इस तरीके से समझे तो ये महत्वपूर्ण पद जो है इसमें मुस्लिम लीग को भी क्या किया गया था, सौंपा गया था। लेकिन जो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें कुछ मंत्रिमंडल में विभाग में जो है बदलाव किए गए थे। बदलाव का मतलब जो, क्योंकि मुस्लिम लीग जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, कुछ विभाग जो है अलग से आ गए थे। तो अलग से कहने का मतलब है उसमें सदस्य दूसरे शामिल हो गए थे। तो जैसे प्रधानमंत्री कौन बन गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री तथा राज्य के मामले किसे दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। और शिक्षा विभाग जो था
वो शिक्षा विभाग दे दिया गया किसे? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। शिक्षा विभाग किसके हाथ में था स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और रेलवे मंत्री कौन? हमने अभी आपको बताया, डॉक्टर जॉन मथाई। रेलवे मंत्री कौन बन गया? डॉक्टर जॉन मथाई। और वित्त मंत्री आर के षणमुगम शेट्टी। वित्त मंत्री आर के षणमुगम शेट्टी। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण थे। और खाद्य एवं कृषि विभाग किसे दिया गया था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अंतरिम मंत्रिमंडल में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या रखा गया था? खाद्य एवं कृषि मंत्री। अंतरिम मंत्रिमंडल में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या रखा गया था? खाद्य एवं कृषि मंत्री। श्रम विभाग किसे दिया गया था? बाबू जगजीवन राम को। और अंतरिम मंत्रिमंडल में भी बाबू जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। तो ये सब महत्वपूर्ण थे। और स्वास्थ्य मंत्री जो थे वहां पर गजानतर अली थे अंतरिम मंत्रिमंडल में, लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जो थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर को क्या बनाया गया? स्वास्थ्य मंत्री। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण जो है विभाग थे और उनके जो है मंत्रियों के विषय में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। अब हम आज संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विषय में पढ़ेंगे। उद्देशिका क्या होती है? संविधान जो होता है उसका जो सबसे पहला मुख्य पृष्ठ होता है उस पर एक पेज में लिखा गया एक प्रकार से प्रस्ताव होता है। वो क्या करता है? तो वो पूरे संविधान का उद्देशिका जो होता है, प्रस्तावना होता है, पूरे संविधान को सार के रूप में व्याख्यात करता है और उसे संदर्भित करता है। अर्थात हमारे जो संविधान की उद्देशिका है या प्रस्तावना है वो पूरे संविधान का एक सारांश होता है। वो संविधान को संक्षिप्त रूप से संविधान का पूरी तरीके से क्या करता है? उसको वर्णन करता है। तो संविधान के सारांश को कौन बताता है? तो प्रस्तावना या उद्देशिका। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका या प्रस्तावना है इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया जो प्रस्तावना या उद्देशिका था, जो उसमें उद्देश्य संकल्प पारित किया गया था, उसे जो है कहाँ पर? संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या किया? संविधान सभा में प्रस्तुत किया। और संविधान सभा ने उस पर जो है विचार किया और विचार करने के बाद उसे जो है 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को क्या कर दिया? पारित कर दिया। और वही उद्देशिका या प्रस्तावना हमारे संविधान का एक क्या बन गया? अंग बन गया, मुख्य पृष्ठ बन गया, जो पूरे संविधान के सारांश के रूप में व्याख्यात या संदर्भित करती है। वही उद्देशिका के बारे में हम लोग उसी उद्देशिका के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना दोनों एग्जाम में पूछता है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को किसने तैयार किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को कब पारित किया संविधान सभा ने? तो 22 जनवरी 1947 को। और इस तरीके से भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इसमें कुछ संशोधन किया गया। वही संशोधन करके जो महत्वपूर्ण प्रस्तावना या उद्देशिका है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन सी विषय थे, कौन-कौन से शब्द थे जिसको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। और कब संशोधन हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में क्या किया गया? संशोधन किया। और संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए। कौन-कौन सा? पहले से समझ लीजिए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द, ये 3 शब्द जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। और उसी जो संशोधित संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका है उसी के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है
ये इसमें क्या है, क्या बातें हैं, क्या लिखा गया है, उसे हम समझ लेते हैं। फिर एक एक शब्द का हम व्याख्या करते हैं, जो कठिन वर्ड हैं, क्रिटिकल वर्ड हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना में लिखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली अपनी इस संविधान सभा में अपनी इस संविधान सभा में क्या करते हैं, आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा अपनी इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। तो यही हमारे संविधान की क्या है, उद्देशिका या प्रस्तावना। और कैसी उद्देशिका प्रस्तावना है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित उद्देशिका या प्रस्तावना है, जिसे किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम इसके विषय में अध्ययन कर लें। हम का मतलब हम सब कौन? भारत के लोग। तो प्रस्तावना के अनुसार समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन है? भारत के लोग। समस्त शक्तियां किसके अंदर समाहित है? किसी एक व्यक्ति के पास नहीं, समस्त भारत के लोगों के पास समाहित है। तो हम कौन? भारत के लोग। हम भारत के लोग कैसा? भारत को कैसा राष्ट्र बनाने के लिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यहाँ पर आप देखिए हमने लिखा है, हम भारत के लोग। कौन? हम का मतलब हम सब, भारत के लोग। भारत के लोग का मतलब जो भारत के नागरिक हैं। हम भारत के लोग किसे? भारत को कैसा राष्ट्र बनाने के लिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए संप्रभु क्या है? संप्रभु का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण का मतलब होता है पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से। और प्रभुत्व का मतलब होता है अर्थात भारत जो है, प्रभुत्व का मतलब यह है कि जिसके अंदर स्वयं जो राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर निर्भर ना हो, स्वयं आत्मनिर्भर हो, और वह जो है किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन ना हो, उसे ही संप्रभुत्व कहते हैं। तो भारत कैसा राष्ट्र है? संप्रभुत्व राष्ट्र है, अर्थात भारत की संप्रभुता खुद में समाहित है, वो किसी के अधीन नहीं है। तो वही कहा गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत पूर्ण रूप से अपने स्वयं के अधीन है, किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन नहीं है, और उसके अंदर खुद भारत आत्मनिर्भर है, स्वयं पर निर्भर है, किसी दूसरे राष्ट्र पर निर्भर नहीं है। और वह जो है क्या कहते हैं, उसके अंदर खुद के अंदर अपनी जो है आत्मनिर्भरता है, वह किसी दूसरे राष्ट्र का अधिराज्य नहीं है, डोमिनियन राज्य नहीं है, किसी राज्य के अधीन नहीं है। उसी को क्या बोलेंगे? संप्रभुत्व संपन्न या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब भारत कैसा राष्ट्र है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अर्थात भारत किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन नहीं है, भारत किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन शासन नहीं करेगा, भारत किसी दूसरे राष्ट्र का अधिराज्य नहीं है, इसे ही बोलेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी का मतलब होता है कि सामाजिक रूप से भारत जो है वो समाजवादी है। समाजवादी का मतलब होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था अर्थात सामाजिक अर्थव्यवस्था सार्वजनिक तथा पूंजीवादी दोनों है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत जो विश्वास करता है वो समाजवादी अर्थात सार्वजनिक तथा पूंजीवादी दोनों में आस्था रखता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है, सामाजिक अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। इस तरीके से वहां पर समाजवादी शब्द, ये 42वें संविधान के द्वारा ये वाला शब्द जोड़ा गया। अब हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है निरपेक्ष, जो किसी के पक्ष ना ले, बिना पक्ष का।
तो भारत का जो संविधान है या भारत की जो सरकार है, उसका कोई भी धर्म नहीं होता है। धर्म पंथ निरपेक्ष, वो धर्म का उसका कोई धर्म नहीं होता है। भारत की सरकार का कोई धर्म नहीं है, अर्थात उसके लिए सभी धर्म क्या है? समान है। भारत में सभी धर्म क्या है? समान है। कोई विशेष धर्म भारत की सरकार का नहीं है और भारत की सरकार किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। तो भारत की सरकार का क्या है? कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर हमने लिखा भी है, आप देख सकते हैं, है ना? यहाँ पर पंथ निरपेक्ष, हमारे देश में सभी धर्म क्या है? समान है, उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, अर्थात सरकार का कोई धर्म नहीं है। सरकार धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष समझ में आया होगा। और क्या क्या है? लोकतंत्रात्मक। पिछली क्लास में हमने आपको जब लोकतंत्र पढ़ाया था तो वहां पर बताया था लोकतंत्र क्या है? जहां पर जनता का शासन हो, अर्थात जहां पर शासन का संपूर्ण सत्ता, सर्वोच्च शक्ति जनता के अंदर समाहित हो, उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। डेमोस प्लस क्रेटिया हमने बताया था। डेमोस का मतलब पब्लिक, जनता का जहां पर, और क्रेटिया मतलब शासन, अर्थात जहां पर शासन की संपूर्ण सत्ता किसके अंदर हो? जनता के अंदर हो, उसे लोकतंत्र। तो अर्थात यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं है, पूरे राष्ट्र में जनता का शासन है। सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में समाहित है? जनता के हाथ में, उसे ही बोलेंगे लोकतंत्र। जहां पर शासनाध्यक्ष का चुनाव होता है। शासनाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता चुनाव करती, वोटिंग करती है, उसे ही लोकतंत्रात्मक। और गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हमने आपको बताया था कि भारत कैसा राज्य है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत में लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, अर्थात भारत में शासनाध्यक्ष भी होते हैं और राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं। शासनाध्यक्ष का मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष का मतलब राष्ट्रपति। तो गणतंत्र का मतलब होता है जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो, अर्थात राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत न हो, वहां पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए राष्ट्र का एक अध्यक्ष जो है चुन के आता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? राष्ट्राध्यक्ष। और राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत। गणतंत्र में देखिए, गणतंत्र जो होता है वहां पर राष्ट्राध्यक्ष में राजा या रानी नहीं होते हैं। तो भारत कैसा राज्य है? गणतंत्र राष्ट्र है, ठीक है ना। वहीं पर ब्रिटेन कैसा है? तो ब्रिटेन में राजशाही है, वहां पर राजा या रानी होते हैं राष्ट्राध्यक्ष के रूप में। लेकिन भारत में क्या है? गणतंत्र। तो भारत कैसा राष्ट्र है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो वही कहा गया है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। किसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है? किसे? भारत को। भारत को कैसा राष्ट्र बनाना है? समाजवादी, अर्थात सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। और कैसा? पंथ निरपेक्ष, कोई धर्म ना हो, सब धर्म समान हो, किसी धर्म को विशेष जो है वहां पर ना माना जाए, सभी धर्म, सरकार का कोई धर्म ना हो, उसे क्या बोलेंगे? पंथ निरपेक्ष। तो भारत कैसा राष्ट्र है? पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तथा उस राष्ट्र के समस्त नागरिकों को, तथा उस राष्ट्र में जो समस्त नागरिक है, सभी नागरिक हैं, उनको कैसा न्याय? सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब होता है किसी भी प्रकार का धर्म, लिंग, जन्म, मूल स्थान तथा भाषा इत्यादि के आधार पर जिस राष्ट्र में भेदभाव ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सामाजिक न्याय। कैसा न्याय? सामाजिक। सामाजिक न्याय क्या है? धर्म, लिंग, मूल स्थान, भेदभाव, भाषा, बोलचाल, रहन सहन आदि के आधार पर जहां पर भेदभाव ना हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे? सामाजिक न्याय। तो भारत में कैसा न्याय है? सामाजिक न्याय। तीसरा, आर्थिक न्याय। आर्थिक का मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है जो आदमी अमीर है वो, जो गरीब है वो, सभी को समान न्याय मिलेगा। ये नहीं कि अमीर व्यक्ति को ज्यादा जो है वैल्यू दी जाएगी और गरीब निर्धन व्यक्ति को कम। यहाँ पर क्या है? निर्धन और अमीर, है ना, निर्धन और धनी दोनों को क्या रखा जाएगा? समान न्याय मिलेगा। अर्थात न्यायालय में हर व्यक्ति को, अगर चाहे गरीब हो चाहे उच्च वर्ग का हो, उसे समान न्याय की बात की गई है। तो इस तरीके से हमारी अगर बात करें तो यहाँ पर संविधान में जो व्यक्ति निर्धन है, अगर उसे मान लीजिए
कोई केस लड़ना है तो उसके पास अगर धन नहीं है तो सरकार अपनी तरफ से उसे अधिवक्ता प्रदान करती है, सरकारी वकील प्रदान करती है। तो ये क्या है? समानता, अर्थात यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है अन्याय नहीं है, न्याय है। तो भारत कैसा राष्ट्र है? सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, हर व्यक्ति को राजनीतिक दफ्तरों में, ऑफिसों में प्रवेश करने का अधिकार है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो ये क्या है? ये राजनीतिक न्याय है, अर्थात हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति वोट कर सकता है, हर व्यक्ति राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश कर सकता है। तो इस तरीके से कैसा है? राजनीति। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात हो गई? 3। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब हम बात करते हैं विचार। विचार विचार क्या है? जैसे हम कोई चीज हम सोच रहे हैं, मन में जो कोई आइडिया या थॉट आ जाए तो उसे विचार कहेंगे। मन में कोई बात आ जाए या कोई थॉट आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? जब आप मन में कोई चीज सोचते हैं तो वो विचार है, और वही विचार जब आप किसी के समक्ष प्रकट कर देते हैं तो वो क्या है? अभिव्यक्ति। तो विचार क्या है? मन में जब हम कुछ चीज सोचते हैं, कोई आइडिया आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। लेकिन जब उसी विचार को हम किसी के समक्ष प्रकट कर देते हैं, विचारों को प्रकट करना, उत्पन्न करना क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति। तो विचारों को प्रकट करना क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति। और मन में किसी चीज को सोच लेना, समझ लेना, विचार, वो क्या कहलाएगा? विचार कहलाएगा। और विचारों को सोच समझ के किसी के समक्ष प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है। तो क्या है? किस प्रकार की स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। हम स्वतंत्र हैं, हम किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं। हमें सरकार या कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता कि आप इन पर विश्वास न करिए या इन पर, ठीक है ना? तो इस तरीके से स्वतंत्र रूप से आप स्वतंत्र हैं, आप किसी पर विश्वास कर सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से कोई चीज सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और उस विचार के बाद आप किसी के समक्ष अभिव्यक्ति, अर्थात उसके समक्ष किसी के व्यक्ति के सामने उसे प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जब तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता का जो है उल्लंघन ना हो, तभी तक अभिव्यक्ति। अब आप किसी व्यक्ति के सामने आप सोच रहे हैं कि कोई चीज उल्टा सीधा सोच रहे हैं, और उस व्यक्ति को आप अभिव्यक्ति के आधार पर उल्टा सीधा या भला बुरा कह दिया, तो आप कहेंगे कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में आपने खलन डाली ना, वहां पर उसकी प्रतिष्ठा पर आपने ठेस पहुंचाई। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी है कब तक? जब तक आप एक नपी तुली भाषा का उपयोग कर रहे हैं, और जब आप वहां पर नपी तुली भाषा का उपयोग ना करके भला बुरा किसी के समक्ष कहने लगते हैं, तो वहां पर आपकी अभिव्यक्ति की आजादी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, याद रखना है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, किसी पर विश्वास कर सकते हैं। और धर्म क्या है? हम अपने अंतःकरण से, मन से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। हम किसी भी धर्म को अंतःकरण से, किसी भी धर्म को मानने की आजादी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी या माता पिता, कोई भी आपको किसी भी धर्म को मानने से नहीं रोक सकता। अंतःकरण से किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। चाहे आप इस्लाम धर्म माने, चाहे आप हिंदू धर्म माने, चाहे आप सिख धर्म माने, चाहे आप ईसाई को माने, चाहे आप जो है जैन धर्म माने, आप किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से, कब तक? जब तक आपको इन्फोर्स करके कोई जबरदस्ती किसी धर्म को ना मनवाए, तब तक आप क्या हैं? स्वतंत्र हैं। अपने मन से, अंतःकरण से, स्वतंत्र रूप से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वहां पर आपको किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आपको जबरदस्ती इन्फोर्स करके किसी धर्म को अपना मनवाया जा रहा है, किसी धर्म में प्रवेश कराया जा रहा है, तो वहां पर आपकी स्वतंत्रता में क्या है? खलन है। वहां पर उस व्यक्ति के खिलाफ क्या हो जाएगी? कार्रवाई होगी। तो क्या हो गया? किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना का मतलब होता है हम किसी को, मन से हम किसी को माने, हमारी इच्छा,
हम जो है क्या कहते हैं गौतम बुद्ध को माने, हमारी इच्छा हम जो है महावीर स्वामी को माने, हमारी इच्छा हम हनुमान की पूजा करें, हमारी इच्छा हम शंकर जी की पूजा करें, हमारी इच्छा हम विष्णु की पूजा करें, हमारी इच्छा हम दुर्गा की पूजा करें, तो हमारी इच्छा हम बुद्ध की पूजा करें, हमारी इच्छा हम हजरत मोहम्मद की पूजा करें, हमारी इच्छा हम किसी भी या गॉड की पूजा करें, प्रेयर करें, तो हम अंतःकरण से हम किसी की भी हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को मन से स्वेच्छा से किसी की भी उपासना कर सकते हैं। हमें किसी भी देवता देवी देवता या किसी भी गॉड की उपासना करने से कोई हमें रोक नहीं सकता। तो हमें कितने प्रकार की प्रस्तावना के हिसाब से कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, विचार, विश्वास, धर्म और विश्वास तथा उपासना की स्वतंत्रता। उपासना समझ में आया होगा, हम किसी की भी उपासना कर सकते हैं, चाहे शंकर भगवान की उपासना करें, चाहे हम विष्णु की उपासना करें, चाहे हम हनुमान जी की उपासना करें, चाहे दुर्गा की उपासना करें, चाहे हजरत मोहम्मद साहब की उपासना करें, चाहे हम गौतम बुद्ध की उपासना करें, चाहे हम महावीर स्वामी की उपासना करें, चाहे हम गॉड की ईसा मसीह की उपासना करें, हम किसी भी की उपासना करें, हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार हमें क्या प्राप्त है? स्वतंत्रता प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के अनुसार 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या है? प्राप्त है। और यहाँ पर समानता, समानता की बात की, कौन कौन सी? प्रतिष्ठा, हमने अभी आपको बताया कि हर व्यक्ति की अपनी एक प्रतिष्ठा है, गरिमा है। हम उसकी प्रतिष्ठा पर जो है किसी भी प्रकार का प्रतिष्ठा में खेद नहीं पहुंचा सकते, खलन नहीं पहुंचा सकते। जैसे हमने बताया कि अभी आप कहेंगे हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, हम अपनी अभिव्यक्ति किसी के समक्ष प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आप कब तक अभिव्यक्ति की आजादी है? जब तक आप एक नपी तुली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात किसी व्यक्ति के साथ आप भला बुरा कह रहे हैं, तो वहां पर आपकी अभिव्यक्ति की आजादी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसकी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा है और आपने उसकी प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचाई। तो प्रतिष्ठा कि क्या है? समानता, समता, हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्राप्त है। जितनी प्रतिष्ठा हमारी है, जितनी प्रतिष्ठा आपकी है, उतनी प्रतिष्ठा समाज के प्रत्येक नागरिक की है, भारत देश के प्रत्येक नागरिक की है। तो इस तरीके से प्रतिष्ठा की समता है तथा अवसर, हम किसी भी क्षेत्र में हम अपना अवसर तलाश सकते हैं। अवसर का मतलब जैसे कोई हम किसी भी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, या हम जो है शैक्षणिक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। कोई एग्जाम की तैयारी है, यूपीएससी की है, एसएससी की है, या दरोगा की है, पुलिस की है, एसआई की है, या कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई प्रतियोगिता है, दौड़ एथलीट है, तो हम किसी भी प्रतियोगिता में अवसर अपना सकते हैं। हमें प्रत्येक नागरिक को समान अवसर दिया जाएगा। तो समता का मतलब समानता, समान अवसर, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऊंच नीच, लिंग भेद, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये क्या है? प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता तथा 2 प्रकार के किसकी? समानता की बात की गई। अब हम आगे बात करते हैं। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, गरिमा का मतलब होता है सम्मान, है ना? हर व्यक्ति का अपना एक प्रतिष्ठा है, अवसर है, गरिमा है, सम्मान है। तो तथा उन सब में किसमें? भारत के नागरिकों में। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता, एकता का मतलब पूरा राष्ट्र एक हो। अगर राष्ट्र के खिलाफ जब कोई बात करता है, तो विद्रोह करता है, तो पूरा राष्ट्र एकजुट होकर एक स्वर में उस अपने राष्ट्र के प्रति बोलने लगता है। तो ये क्या है? राष्ट्र की किसको दिखाता है? एकता। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता। और तीसरा शब्द जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ये अखंडता। और 2 शब्द कौन जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। हमने आपको क्या बताया? तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो राष्ट्र की एकता को हमें बनाए रखना है और राष्ट्र की अखंडता, खंड ना हो। हम सब एक होकर राष्ट्र को पूरी तरीके से अखंड राष्ट्र बनाए रखने का क्या लें? निर्णय लें। अखंडता
को बनाए, सुनिश्चित, एकदम सुनिश्चित करें। और कैसे? सुनिश्चित करने वाली तथा बंधुता, बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, तो भाईचारा बनाए रखें, आपस में प्रेम व्यवहार बनाए रखें, प्रेम सौहार्द बनाए रखें, हम सब आपस में बंधुता बनाए रखें, आपस में लड़े झगड़े नहीं। तो ये किसको बताता है? बंधुता को। तो सुनिश्चित करने वाली तथा बंधुता को बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए, है ना, कैसे? दृढ़ संकल्प होकर, एकदम मजबूती के साथ, दृढ़ एकदम प्रतिज्ञा लेकर, दृढ़ संकल्प के साथ, है ना, सुनिश्चित करने, दृढ़ संकल्प के साथ, किसे? अपनी संविधान को, जो हमारा संविधान जिस दिन बन रहा था, निर्माण हो रहा था, उस दिन की बात यहाँ पर करें। अपनी इस संविधान सभा में आज, कब? जब संविधान कब पारित हो रहा था? आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी। हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ, कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो हमारा संविधान कब बनकर पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। तो वही कहा, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और अगर हम कैलेंडर, भारतीय शक संवत कैलेंडर के हिसाब से अगर हम बात करें तो कौन सा दिन था? मिति मार्गशीर्ष, है ना। अगर हम अपना राष्ट्रीय कैलेंडर में बात करें तो मघा एक होता है, मघा, मघा महीना, तो मार्गशीर्ष से बोलते हैं। और उस दिन जो है शुक्ल पक्ष था, जैसे 15 दिन शुक्ल होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है ना, अर्थात 15 दिन अंधियारा होता है, 15 दिन उजाला होता है। तो 15 दिन जब चंद्रमा दिखाई पड़ती है तो उसे शुक्ल बोलते हैं, और जब 15 दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देती है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा टाइप का होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कृष्ण पक्ष। तो जब हमारा संविधान पारित हो रहा था तो कौन सा पक्ष था? शुक्ल पक्ष था, अर्थात अंजुरिया थी, अंजुरिया वाला दिन था, ठीक है ना। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल, और कौन सा दिन था कैलेंडर के? सप्तमी, 7वां दिन था, सप्तमी, सप्तमी, ठीक है ना, सप्तमी शुक्ल था। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, और संवत 2006, संवत 2006 का मतलब जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, अगर उसमें हम वर्तमान समय में हम 57 वर्ष जोड़ दें तो हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का सन पता हो जाएगा। जैसे जब 1949 में हमारा संविधान पारित हुआ तो उसमें 57 जोड़ दिया गया, तो जब 57 जोड़ दिया गया कितना हो जाएगा? 2006। तो 1949 में राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से कौन सा सन चल रहा था? 2006। अब जैसे 2023 अभी चल रहा है, 2023 में अगर आप 57 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? आप निकाल सकते हैं। जैसे 2023 है और इसमें आप 57 जोड़ देंगे, 7 3 10 की 0, हासिल 1, और 5 2 7 1 8, और यहाँ पर 2080 चल रहा है। कितना चल रहा है? 2080। तो राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से कौन सा सन चल रहा है? 2080। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो अंग्रेजों का कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसके हिसाब से कौन सा? 2023। तो इस तरीके से इसमें कहा गया, आज तारीख मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा। अब एतद क्या है? एतद का मतलब अपने समीप, एकदम पास में रखना। एतद द्वारा, एतद द्वारा अर्थात अपने समीप, इस प्रकार हम अपने समीप, किसे? इस संविधान को, इस संविधान को हम अपने समीप, अर्थात संविधान सबके समीप है, हर व्यक्ति के समीप संविधान है। अगर संविधान हर व्यक्ति के समीप ना हो तो हर व्यक्ति जो है कानून का पालन ही ना करे, और कानून का पालन ना करे तो फिर देश में वायलेशन होगा, हिंसा फैल जाएगी, मारपीट फैलेगा, दंगा फसाद होगा, विद्रोह हो जाएगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। तो इस तरीके से हर व्यक्ति के समीप क्या है? संविधान है। तो वही कहा गया, एतद द्वारा अपने इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत, अंग, अंग, आकृति, अंगीकृत अर्थात स्वीकार करना, अंग मान लेना, अपने शरीर का अंग मान लेना। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं तो एक शरीर का एक अंग है ना, तो वस्त्र पहन लिए तो इसे एकदम समीप रखे हैं। तो वैसे जैसे जिस प्रकार से हम वस्त्र पहने हैं तो हमारे शरीर के सबसे समीप वस्त्र है, उसी प्रकार संविधान भी हमारे सबसे समीप है, उसी को कहा गया अंगीकृत। अधिनियमित का मतलब होता है अधिनियम, है ना, अधिनियम का मतलब होता है लागू करना, है ना। तो संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया। संविधान को हम अंग की तरह क्या किए? अपने समीप रखते हैं, स्वीकार करते हैं और उसे लागू करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित मतलब लागू करना, और आत्मर्पित,
आत्मार्पित का मतलब स्वयं से, आत्मा, मन से, स्वयं से, मन से हम उसे क्या करते हैं, आत्मार्पित, स्वयं से क्या करते हैं, मानते हैं, उसे स्वयं से क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, स्वयं को सौंप लेते हैं। आत्मार्पित, आत्मा में, अपने मन में हम उसे क्या करते हैं, सौंप लेंगे। जब हम संविधान को अपने मन में रख लेंगे, अपने समीप रख लेंगे, अपना एक अंग मान लेंगे, तो हम नियम कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे और हम इस तरीके से हमारे राष्ट्र का पूरी तरीके से उन्नति होगा, विकास होगा। इस तरीके से हमारा जो भारतीय संविधान का प्रस्तावना है, ये पूरे संविधान के सारांश के रूप में व्याख्यात करता है, संदर्भित करता है। अर्थात भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का एक रूप से सार है, सारांश है। अगर आप संविधान नहीं पढ़े हैं, अगर प्रस्तावना पढ़ ले रहे हैं, तो पूरा प्रस्तावना आपको पूरे संविधान के सारांश के बारे में बता देगा कि पूरे संविधान में क्या-क्या मूल बातें निहित हैं। सर्वप्रथम भारतीय प्रस्तावना को कौन से देश ने जो है पारित किया, तो अमेरिका। अमेरिका ने सर्वप्रथम भारत संविधान प्रस्तावना को क्या किया था, पारित किया था। सबसे पहले प्रस्तावना को किसने जो है अपनाया, तो अमेरिका ने। विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना को, सर्वप्रथम संविधान में प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था, अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सर्वप्रथम क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। इस तरीके से हमने आपको बताया कि किस प्रकार से हमारा संविधान का प्रस्तावना है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, वहां से इसे लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया है, रूसी क्रांति 1917 में सामाजिक, आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो रूस के संविधान से 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, उस क्रांति में इसकी बात की गई थी। तो वहां से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा, प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वो कहां से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। रूसी क्रांति 1917 के हिसाब से ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को क्या किया गया है, लिया गया है। बंधुता शब्द, एक यहाँ पर बंधुता है, तो ये जो बंधुता शब्द है, ये बंधुता शब्द कहां से लिया गया है, बंधुता शब्द एक प्रकार से हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी है और हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व में भी है ना। बंधुता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी बंधुता की बात की गई है और नीति निर्देशक तत्व में भी बंधुता की बात की गई है। अब भारतीय संविधान में कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार। कौन कौन सा, पहली स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समानता कितने प्रकार की, समता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता प्रस्तावना में बात की गई है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 2 बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है, 2 बार। और संप्रभुत्व क्या है, संप्रभुत्व क्या है, संप्रभुत्व का मतलब होता है सोवरेनिटी। संप्रभुत्व अर्थात किसी के अधीन ना होना, स्वयं किसी के अधीन शासन ना करना, है ना, स्वयं होना, किसी के अधीन ना होना, वही क्या हो जाएगा, संप्रभु। अर्थात भारत जो है किसी दूसरे राष्ट्र के, अन्य राष्ट्र के अधीन नहीं है, शासन नहीं करेगा, स्वयं उसका खुद का अपना शासन होगा। और इस तरीके से हमने आपको महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब पारित, या भारतीय संविधान कब पारित हुआ, 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। लेकिन संविधान का कुछ भाग था जो 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे, 26 नवंबर 1949 को। इन सब के विषय में हमने पिछली क्लास में आपसे अध्ययन किया था, आज हमने इसके बारे में अध्ययन किया। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको ये प्रस्तावना समझ में आया होगा। प्रस्तावना के कुछ और भागों को हम पिछली क्लास में लेके आएंगे। जैसे प्रस्तावना को ठाकुर भार्गव प्रसाद ने कहा कि संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को
ठाकुर भार्गव प्रसाद ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। ठाकुर भार्गव प्रसाद के अनुसार प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा। और ठाकुर भार्गव प्रसाद ने क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। और संविधान की इस तरीके से प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। अर्थात जिस प्रकार से ताला खोलने के लिए हमें कुंजी की चाबी की जरूरत होती है, उसी प्रकार अगर हम संविधान खोलना है तो हमें सबसे पहले संविधान की पूरी चाबी क्या है? प्रस्तावना है। तो हम इस तरीके से प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या चाबी के रूप में कहा गया। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए। बेल आइकन दबाकर अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल पर पहुंच जाएगा। और प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए। फिर से हम नए कंटेंट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।